हेलो माय डियर स्टूडेंट। तो कैसे आप सब? उम्मीद है कि आप सब एकदम बेहतरीन होंगे और आप लोगों का पढ़ाई भी एकदम बेहतरीन तरीके से चल रहा होगा, क्योंकि आपका एग्जाम काफ़ी नज़दीक आ गया है। तो आप लोगों को बेहतर से बेहतर तैयारी करना है और आप लोगों को 450 प्लस इस बार पार कर देना है आप लोगों को। तो अगर आप सब मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे और अपने दोस्त के पास भी शेयर कर दीजिए, क्योंकि इस चैनल पर आप लोग को रेगुलर बिल्कुल फ्री में क्लास कराया जाता है। आप लोग से एक भी भाई रुपया नहीं लिया जाता। तो आज हम क्लास 12 केमिस्ट्री के ना 10 ऐसे महत्वपूर्ण शॉर्ट क्वेश्चन बताएंगे जो आपके एग्जाम में 100% लड़ेगा और आप लोग बढ़िया तरीका से याद कर लीजिएगा। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले रिक्वेस्ट है, चैनल पर को सब्सक्राइब कर दे और अपने दोस्त के पास शेयर कर दीजिए। तो पहला क्वेश्चन है, प्रोटीन क्या है? प्रोटीन क्या है आप लोग को बताना है। प्रोटीन क्या होता है? एक मिनट। क्या है? प्रोटीन के बारे में जानते हैं। प्रोटीन क्या है? तो प्रोटीन क्या है? प्रोटीन मानव शरीर का एक मुख्य अवयव होता है। प्रोटीन क्या है? तो प्रोटीन मानव शरीर का एक मुख्य अवयव होता है। यह उच्च आणविक द्रव्यमान वाले नाइट्रोजन युक्त कार्बोक्सिलिक कार्बोनिक यौगिक होता है। प्रोटीन मानव शरीर का एक मुख्य अवयव होता है। यह उच्च आणविक द्रव्यमान वाले नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक होता है। प्रोटीन का निर्माण कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन से होता है। ये पौधों और जंतुओं की कोशिकाओं में प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। प्रोटीन मानव शरीर का एक मुख्य अवयव होता है। यह उच्च आणविक द्रव्यमान वाले नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक होता है। प्रोटीन का निर्माण कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन से होता है। पौधों और जंतुओं की कोशिकाओं में प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। जैसे इसका एग्जाम्पल हो गया दूध हो गया, पनीर हो गया, दाल और गेहूं, मटर, इससे क्या है? प्रोटीन है। तो प्रोटीन मानव शरीर का एक मुख्य अवयव होता है। क्वेश्चन को आप लोग को याद है, हर हाल में आप लोग को याद होना चाहिए। आप लोगों को प्रोटीन क्या है इसको हर हाल में आप लोग याद कर लीजिएगा। एक और समझा देते हैं, लेकिन इसको याद कर लीजिएगा, काफ़ी ज़्यादा वीवी है। प्रोटीन मानव शरीर का एक मुख्य अवयव होता है। यह उच्च आणविक द्रव्यमान वाले नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक होता है। प्रोटीन का निर्माण कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन से होता है। पौधे और जंतुओं की कोशिकाओं में प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं, जैसे दूध, पनीर, दाल, गेहूं, मटर, इससे है जो क्या है? प्रोटीन है। तो आप लोग को प्रोटीन के बारे में अच्छा से याद कर लेना है। आप लोग को 2 नंबर में आपके एग्जाम में पूछेगा, तो 2 नंबर आप लोग को यहीं से कंप्लीट हो जाता है। और अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन पूछ रहा है, 2 विटामिन का नाम लिखिए एवं उनके कमी के कारण उत्पन्न रोगों का नाम बताए। काफ़ी ज़्यादा वीवीआई क्वेश्चन है। पूछ रहा है कि 2 विटामिन का नाम बताए और उनके द्वारा उत्पन्न कमियों को, रोगों को लिखे। तो आप लोग को आराम से लिख देना है, 2 विटामिन का नाम लिखिए एवं उनकी कमी के कारण उत्पन्न रोगों को लिखे। तो आप लोग विटामिन ए लिखिएगा। विटामिन ए की कमी से क्या होता है? रतौंधी। तो विटामिन ए की कमी से क्या होता है? नाइट ब्लाइंडनेस होता है। तो आप लोग आराम से लिखिएगा कि 2 विटामिन निम्नलिखित हैं जिनकी कमी से विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है और विटामिन बी की कमी से बेरी होता है तथा भूख कम लगना, और विटामिन सी की कमी से स्कॉर्बी होता है। तो आप लोग इतना अगर लिख दीजिएगा ना तो आप लोग को 2 नंबर कोई नहीं काटेगा। तो आप लोग पहले लिखिएगा 2 विटामिन की कमी, 2 विटामिन का नाम लिखिए जिनके कमी के कारण उत्पन्न रोगों का नाम। तो पहला विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है, विटामिन बी की कमी से बेरी और विटामिन सी की कमी से स्कॉर्बी होता है। तो आप लोग इतना लिखिएगा, आप लोग को 2 नंबर कहीं नहीं जाएगा, 2 नंबर आपके हाथ में आ जाएगा। तो आप लोग को इतना लिख देना है। और अगला क्वेश्चन है, अनावश्यक अमीनो अम्ल क्या है? अनावश्यक अमीनो अम्ल क्या है? उदाहरण दीजिए। अनावश्यक अमीनो अम्ल क्या है? उदाहरण दीजिए। अनावश्यक अमीनो अम्ल क्या है? उदाहरण दीजिए। तो आप लोग को लिखना है, ऐसा एमिनो अम्ल जो मानव शरीर के स्वस्थ बुद्धि के लिए आवश्यक होता है। ऐसा एमिनो अम्ल जो मानव के शरीर के स्वस्थ वृद्धि के लिए आवश्यक होता है तथा जिनका संश्लेषण मानव शरीर में होता है उन्हें अनावश्यक एमिनो अम्ल कहते हैं। उदाहरण एलानिन, ग्लाइसिन आदि। तो ऐसा अमीनो अम्ल जो मानव शरीर के स्वस्थ वृद्धि के लिए आवश्यक होता है तथा जिनका संश्लेषण मानव शरीर में होता है उनसे अनावश्यक एमिनो अम्ल कहते हैं। उदाहरण में एलानिन और ग्लाइसिन क्या है? इसे हो गया। तो आवश्यक एमिनो अम्ल आप लोग आराम से लोग लिख दीजिएगा। अब अनावश्यक अमीनो अम्ल क्या है? तो आप लोग इसको ना आराम से नोट करके लिख दीजिएगा, ऐसा एमिनो अम्ल जो मानव शरीर के स्वास्थ्य वृद्धि के लिए आवश्यक होता है तथा जिनका संश्लेषण मानव शरीर में होता है उन्हें अनावश्यक एमिनो अम्ल कहलाता है। उदाहरण में एलानिन, ग्लाइसिन आदि हो गया। तो आप लोग को 2 नंबर यहीं से क्लियर हो गया। और अगला क्वेश्चन है, पैरासीटामोल और टिंचर आयोडीन का उपयोग बताइए। पैरासीटामोल और टिंचर आयोडीन का उपयोग। पैरासीटामोल और टिंचर आयोडीन का उपयोग। पैरासीटामोल और टिंचर आयोडीन का उपयोग। पैरासीटामोल का उपयोग ज्वरनाशक के रूप में होता है। पैरासीटामोल का उपयोग ज्वरनाशक के रूप में होता है। पैरासीटामोल का उपयोग ज्वरनाशक के रूप में किया जाता है और टिंचर आयोडीन का उपयोग प्रतिरोधी के रूप में किया जाता है।
तो आप लोग आराम से बता सकते हैं कि पैरासीटामोल का उपयोग कहाँ किया जाता है। पैरासीटामोल का उपयोग टिक्चर आयोडीन के रूप में किया जाता है। पैरासीटामोल का उपयोग ज्वरनाशक के रूप में किया जाता है और टिक्चर आयोडीन का उपयोग प्रतिरोधी के रूप में किया जाता है। तो आप लोग इतना लिख दीजिएगा तो आप लोग को 2 नंबर मिल जाएगा। तो ये काफ़ी ज़्यादा वीवीआई क्वेश्चन है, उसको बता रहे हैं। अगला क्वेश्चन है न्यूक्लिक अम्ल क्या है, व्हाट इज न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक अम्ल क्या है, न्यूक्लिक अम्ल क्या है, व्हाट इज न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक अम्ल क्या है, व्हाट इज न्यूक्लिक एसिड। तो न्यूक्लिक अम्ल जीवित प्राणियों में उपस्थित एक जैव घटक है। न्यूक्लिक अम्ल जीवित प्राणियों में उपस्थित एक जैव घटक है। ये आनुवांशिक क्रियाओं के स्थानांतरण एवं संचयन के लिए उत्तरदायी होता है। न्यूक्लिक अम्ल जीवित प्राणियों में उपस्थित एक जैव घटक है। ये आनुवांशिक क्रियाओं के स्थानांतरण एवं संचयन के लिए उत्तरदायी होता है। न्यूक्लिक अम्ल को पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स कहा जाता है। न्यूक्लिक अम्ल जीवित प्राणी में उपस्थित एक जैव घटक है और ये आनुवांशिक क्रियाओं के स्थानांतरण एवं संचयन के लिए उत्तरदायी होता है। न्यूक्लिक अम्ल को पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स कहा जाता है। तो आप लोग इतना लिख दीजिएगा, आप लोग को 2 नंबर आराम से मिल जाएगा। तो आप लोग को 2 नंबर आराम से मिल जाएगा। न्यूक्लिक अम्ल क्या है इतना। और अगला क्वेश्चन है अमीनो अम्ल क्या है। अमीनो अम्ल क्या है, अमीनो अम्ल क्या है, 2019 में पूछा है अमीनो अम्ल क्या है। तो वैसे कार्बोक्सिलिक अम्ल जिनमें NH2 अमीनो क्रियाशील मूलक भी उपस्थित होता है उसे अमीनो अम्ल कहते हैं। जैसे में NH2 और CH2 COOH बहुलक के बाद प्रोटीन में परिवर्तित हो जाता है। तो अमीनो अम्ल क्या है, अमीनो अम्ल क्या है, तो वैसे कार्बोक्सिलिक अम्ल जिसमें NH2 अमीनो क्रियाशीलक मूलक भी उपस्थित होता है उसे अमीनो अम्ल कहा जाता है। उदाहरण में NH2 CH2 और CH बहुलक के बाद प्रोटीन में परिवर्तित होता है। आप लोग को 2 नंबर यहीं से मिल जाएगा। आप लोग इसको याद कर लीजिएगा बढ़िया तरीका से। अगला क्वेश्चन है प्रोटीन का विकृतीकरण क्या है। प्रोटीन का विकृतीकरण क्या है, प्रोटीन का विकृतीकरण क्या है, 2023 में पूछा है, 26 में भी चांस है कि पूछ सकता है। प्रोटीन का विकृतीकरण क्या है, तो गर्म करने पर या अम्ल से अभिक्रिया कराने में प्रोटीन के हाइड्रोजन आबंधों में अव्यस्तता उत्पन्न हो जाती है। गर्म करने पर या अम्ल से अभिक्रिया करने पर प्रोटीन के हाइड्रोजन आबंधों में न अस्तव्यस्तता उत्पन्न हो जाती है। परिणाम स्वरूप घुलनशील ग्लोबुलर प्रोटीन का स्कंदन या अवक्षेप बन जाता है। इस कारण प्रोटीन अपनी जैव सक्रियता खो देता है। जैसे दूध में नींबू रस मिलाने पर पनीर में बदल जाता है। गर्म करने या अम्ल से अभिक्रिया करने पर प्रोटीन के हाइड्रोजन होते हैं जो आबंधों में अस्तव्यस्तता उत्पन्न हो जाती है। परिणाम स्वरूप घुलनशील ग्लोबुलर प्रोटीन का स्कंदन या अवक्षेप बन जाता है। इसका कारण प्रोटीन अपनी जैव सक्रियता खो देता है। जैसे दूध में ना नींबू का रस निचोड़ने पर क्या होता है, पनीर में बदल जाता है। आप लोग इसको भी याद कर लीजिए, 2 नंबर के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग इसको याद बढ़िया से कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है एंजाइम क्या है। एंजाइम क्या है, 2019 में पूछा है। एंजाइम क्या है, एंजाइम क्या है, एंजाइम। तो एंजाइम क्या है, तो एंजाइम एक प्रकार का प्रोटीन होता है। एंजाइम एक प्रकार का प्रोटीन है जो जैविक जीवों में उत्पादित किया जा सकता है और उत्प्रेरक का काम करता है। तो आप लोग को लिखना है एंजाइम क्या है। पहले आप लोग को 2019 में पूछा है, 19 में तो 26 में पूछ सकता है। तो आप लोग को लिखना है एंजाइम एक प्रकार का प्रोटीन है। एंजाइम क्या है, एंजाइम एक प्रकार का प्रोटीन है। ऑब्जेक्टिव के लिए 1 नंबर क्लियर हो गया। जो जैविक जीवों में उत्पादित किया जा सकता है, जो जैविक जीवों में उत्पादित किया जा सकता है और उत्प्रेरक का काम करता है, और उत्प्रेरक का काम करता है। जैसे ग्लूकोज का सूत्र क्या होता है, ग्लूकोज का सूत्र होता है, जैसे ग्लूकोज का सूत्र होता है C6H11 और O11 और प्लस में H2O होता है। और इसको इन्वर्टेज में बदलेंगे तो इसको ग्लूकोज में बदलेंगे तो ग्लूकोज में C6H12O6 और प्लस C6H12 ग्लूकोज और फ्रुक्टोज में टूट जाएगा इन्वर्टेज को। तो ये क्या है, एंजाइम है। 1 मिनट। और अगला क्वेश्चन है अब अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग को बता रहे हैं। कॉपर के 2 मुख्य अयस्कों के नाम लिखे। कॉपर के 2 मुख्य अयस्क के नाम लिखे, 2015 में पूछा है। तो कॉपर के 2 मुख्य अयस्क निम्नलिखित है। पहला हम लिखिएगा कॉपर पायराइट। कॉपर पायराइट इसका सूत्र लिखिएगा CuFeS2, तो कॉपर पायराइट का हो जाएगा। और मालाकाइट CuCO2 और Cu और OH हो गया मालाकाइट का। तो आप लोग इतना लिखिएगा, आप लोग को 2 नंबर आसानी से मिल जाएगा। तो आप लोग को पूछा है कि कॉपर के 2 मुख्य अयस्क का नाम लिखे। तो कॉपर के 2 मुख्य अयस्क निम्नलिखित है। कॉपर के 2 मुख्य अयस्क निम्नलिखित है। पहला कॉपर पायराइट CuFeS2 और दूसरा मालाकाइट CO और Cu और OH2 हो गया। तो आप लोग कितना लिखिएगा, आप लोग को 2 नंबर मिल जाएगा। और अगला क्वेश्चन है अल्युमिनियम एवं तांबा के मुख्य अयस्क। अल्युमिनियम एवं तांबा के मुख्य अयस्क एवं उनकी रासायनिक संरचना बताएं। अल्युमिनियम एवं तांबा के मुख्य अयस्क एवं उनकी रासायनिक संरचना बताएं। अल्युमिनियम एवं तांबा के मुख्य अयस्क एवं उनकी रासायनिक संरचना बताए। तो बॉक्साइट, पहला बॉक्साइट। अल्युमिनियम का मुख्य अयस्क क्या है, बॉक्साइट। और बॉक्साइट का सूत्र क्या होता है, तो Al2O3 और 2H2 कार्योलाइट और NH3 हो गया।
और कॉपर का मुख्य सूत्र क्या होता है? कॉपर का मुख्य सूत्र रहता है कॉपर पाइराइट का CuFeS2 कॉपर पाइराइट और CO2। तो इतना आप लोग लिख दीजिएगा, तो आप लोग को 2 नंबर मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है एल्यूमिना के विद्युत अपघटन उपकरण में कार्योलाइट के उपयोग का लाभ। एल्यूमिना के विद्युत अपघटन उपकरण में कार्योलाइट के क्या उपयोग है? एल्यूमिना के विद्युत अपघटन उपकरण में कार्योलाइट के क्या उपयोग है? एल्यूमिना के विद्युत अपघटन उपकरण में कार्योलाइट के उपयोग के लाभ। एल्यूमिना के विद्युत अपघटन उपकरण में कार्योलाइट के उपयोग को लाभ लिखे। तो आप लोग आराम से इसको लिख दीजिएगा, 2019 में और 24 में पूछा है। तो क्योंकि एल्यूमिना ताप एवं विद्युत का कुचालक होता है, क्योंकि एल्यूमिना ताप एवं विद्युत का कुचालक होता है तथा उसका गलनांक भी काफी उच्च होता है। एल्यूमिना के विद्युत अपघटन उपकरण में कार्योलाइट के उपयोग के लाभ 2019 से 24 में पूछा है। तो क्योंकि एल्यूमिना ताप एवं विद्युत का कुचालक होता है तथा उसका गलनांक भी काफ़ी उच्च होता है। इतना आप लोग लिख दीजिएगा, तो आप लोग को 2 नंबर मिल जाएगा। और अगला क्वेश्चन है सांद्र नाइट्रिक अम्ल को अल्युमिनियम पात्र में रखते हैं संग्रह करते हैं क्यों? सांद्र नाइट्रिक अम्ल को अल्युमिनियम पात्र में संग्रह करते हैं क्यों? 2017 में पूछा है। सांद्र नाइट्रिक अम्ल सांद्र HNO3 सांद्र नाइट्रिक अम्ल को अल्युमिनियम पात्र में रखते हैं क्यों? सांद्र HNO3 को अल्युमिनियम पात्र में रखते हैं क्यों? 2018-17 में पूछा है। तो आप लोग को आराम से लिखना है कि सांद्र नाइट्रिक अम्ल के संपर्क में ना अल्युमिनियम निष्क्रिय हो जाता है। सांद्र नाइट्रिक अम्ल के संपर्क में अल्युमिनियम निष्क्रिय हो जाता है क्योंकि इसकी सतह पर अल्युमिनियम ऑक्साइड का एक परत जमा हो जाता है क्योंकि इसकी सतह पर अल्युमिनियम ऑक्साइड का एक परत जमा हो जाती है। नाइट्रिक अम्ल एल्युमिनियम से प्रतिक्रिया कर H2O3 बनाता है जो प्रोटेक्टिव सतह का कार्य करता है। यह सतह अल्युमिनियम को नाइट्रिक अम्ल के साथ अकेले सील कर देता है। अल्युमिनियम के बर्तन में सांद्र HNO को रखा जाता है। तो सांद्र नाइट्रिक अम्ल को ना अल्युमिनियम पात्र में रखते हैं क्यों? सांद्र नाइट्रिक अम्ल को अल्युमिनियम पात्र में क्यों रखते हैं? 2017 में पूछा था। आप लोग लिखिएगा इसको आप लोग लिखिएगा कि सांद्र नाइट्रिक अम्ल के संपर्क में अल्युमिनियम निष्क्रिय हो जाता है क्योंकि इसकी सतह पर अल्युमिनियम ऑक्साइड का एक परत जमा हो जाती है और नाइट्रिक अम्ल अल्युमिनियम से प्रतिक्रिया कर H2O3 बनाता है जो प्रोटेक्टिव सतह का कार्य करता है। यह सतह अल्युमिनियम को HNO3 के साथ अकेले सील कर देता है। अल्युमिनियम के बर्तन में HNO3 को रखा जाता है। आप लोग को इतना लिख दिएगा, आप लोग को मिल जाएगा, आप लोग को 2 नंबर मिल जाएगा। और अगला क्वेश्चन बता देते हैं 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। लोहा के 2 मुख्य अयस्क का नाम लिखे और सूत्र। लोहे के 2 मुख्य अयस्कों के नाम एवं सूत्र लिखे। 2024 में पूछा है। लोहे के 2 मुख्य अयस्कों के नाम एवं सूत्र लिखे। तो लोहा के 2 मुख्य अयस्क पहला हेमाटाइट। तो हेमाटाइट का सूत्र होता है Fe2O3 और 2H2 हो गया। और मैग्नेटाइट तो Fe और Fe3 और O4 हो गया। तो आप लोग इतना लिख दिएगा, आप लोग को 2 नंबर मिल जाएगा। तो आज हम आप लोग को 10 ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताएं जो आपके एग्जाम में 100% लड़ेगा। तो आप लोग इसको आराम से याद कर लीजिएगा। और धातु मल क्या 2023 में पूछा है। तो धातु मल क्या है? धातु के निष्कर्षण में गैंग तथा फ्लक्स के बीच अभिक्रिया से जो द्रवणशील पदार्थ बनता है उसे धातु मल कहते हैं। धातु के निष्कर्षण में गैंग तथा फ्लक्स के बीच अभिक्रिया से जो द्रवणशील पदार्थ बनता है उसे धातु मल कहते हैं। उदाहरण में CaO प्लस में सिलिकॉन ऑक्साइड फ्लक्स और कैल्शियम सिलिकॉन ऑक्साइड धातु मल। आप लोग इतना लिख लीजिएगा, 2 नंबर मिल जाएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।